स्टोरी नंबर 9 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं क्विट इंडिया एंड लेटर। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो वुमेन्स होती है वो भी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो हमने अंबाबाई के एग्जाम्पल से उसे समझा था। तो अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी के थर्ड बड़े मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो रिकॉल द इवेंट्स, अभी तक हमने जितने भी इवेंट्स पढ़े एक बार फिर से उन्हें रिकॉल करते हैं। तो पहले हमने देखा कि हिस्ट्री का थर्ड फेज आता है गांधीयन फेज। तो जो गांधीयन फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर गांधी जी पहले रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। फिर उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर लास्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हमने देखा था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है उस टाइम पे वर्ल्ड वार भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर हमारे जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, वो सब थोड़ी अपनी दया दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि हिटलर हमारी आज़ादी से सबसे बड़ा जो इवेंट है, मतलब हमारी आज़ादी तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे इम्पोर्टेंट तो थी लेकिन हिटलर को हटाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हिटलर को हराना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भी नहीं देखता था, वो लोगों को मारता था। तो बाद में गांधी जी को उन्हें लगा कि आप तो हिटलर को हराओ, हम इंडिया के अंदर बिल्कुल भी किसी भी मूवमेंट को लॉन्च नहीं करेंगे। हम मौके का फ़ायदा नहीं उठाते क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम मौके का फ़ायदा नहीं उठाते। तुम ब्रिटिशर्स तो फिर भी उठा लेते हो, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे और आप जो है आप हिटलर को हरा दो। और जब हिटलर आपसे हार जाएगा तो वर्ल्ड वार के बाद में आप हमें इंडिपेंडेंस दे देना। लेकिन ब्रिटिशर्स ये सब कुछ नहीं मानते। तो ब्रिटिशर्स ये इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे एक्सेप्ट करते हैं, एक बार क्रिस्प मिशन आता है इंडिया के अंदर लेकिन वो फेल हो जाता है। तो वो फेलियर रहता है और ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं। तो बाद में हमारे इंडियन लीडर्स बोलते हैं रुको अब हम एक बड़े मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। एंड दैट मूवमेंट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसे लॉन्च किया जाता है। तो गांधी जी कब इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं? महात्मा गांधी जी इस मूवमेंट को सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? 1939 से वो स्टार्ट हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में महात्मा गांधी जी जो हैं वो इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को पहले से ही पता रहता है कि हम जितने भी लीडर्स हैं हम तो वार के अंदर इंगेज रहेंगे, तो बहुत सारे लीडर्स अब अपने देश को आज़ादी दिलवाएंगे। तो बाद में ब्रिटिशर्स तो हमसे भी ज़्यादा चालाक है, तो वो क्या करते हैं, वो जितने भी लीडर्स होते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को जेल के अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं। अब जितने भी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जेल के अंदर चले जाते हैं। अब आपको लगेगा कि महात्मा गांधी जी जेल के अंदर चले गए तो ये मूवमेंट कैसे चलेगा? लेकिन एक लीडर वह होता है जिसकी एब्सेंस के अंदर भी कोई मूवमेंट जो है वो लॉन्च हो जाता है। तो महात्मा गांधी की एब्सेंस के अंदर, महात्मा गांधी जेल के अंदर थे उस समय पे, तब ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो महात्मा गांधी की एब्सेंस के अंदर भी कोई एक मूवमेंट लॉन्च होना, यह उस लीडर की बहुत ही बड़ी खासियत है। जब वो लीडर रहेगा तो वो अपने एफर्ट्स लगाते रहेगा, लेकिन उस लीडर की एब्सेंस के अंदर कोई मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च होना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो महात्मा गांधी की एब्सेंस के अंदर ये जो मूवमेंट है ये लॉन्च होता है, नॉन वायलेंटली सक्सेसफुली ये जो मूवमेंट है वो लॉन्च होता है। तो महात्मा गांधी जी जब जेल के अंदर जाते हैं तो वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि डू और डाई, या तो अब हमें करके दिखाना है, अब हमें अपने देश को आज़ादी दिलवा के दिखानी है, या फिर डाई, करो और मरो। मतलब जब हम कोई काम करेंगे तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर ब्रूटल रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि हम तो नॉन वायलेंस तरीके से करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के तो नस के अंदर ही वायलेंसली लिखा हुआ है। तो बाद में वो ब्रूटल रिस्पॉन्स देंगे तो हम जो है तो हम शहीद हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि या तो करो वरना मरो। अगर हम कोई काम करेंगे तो ब्रिटिशर्स की वजह से हमारी डेथ भी हो जाएगी। तो महात्मा गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं, करो और मरो, अब हमें फाइनल पुशअप देना है और अब हमें हमारे देश को आज़ादी दिलवानी है। तो बाद में महात्मा गांधी को वो सभी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स जेल के अंदर डाल देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब
हम तो ब्रिटेन जो है वो तो वार के अंदर लड़ने में बिजी रहेगा, और इंडिया के अंदर अगर एक बार कोई मूवमेंट लॉन्च हो गया तो ब्रिटेन घुटने के अंदर आ सकता है। तो बाद में उन्होंने सभी लीडर्स को जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन महात्मा गांधी की जेल के अंदर उनकी एब्सेंस के बाद में भी हमारे देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च होता है और वो सक्सेसफुली चलता है, एंड दैट मूवमेंट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा समझने वाले हैं। तो गांधी जी स्टेटमेंट, महात्मा गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं, डू और डाई, करो और मरो। अब हमें फाइनल पुशअप के अंदर ये करके दिखाना है, हमें हमारे देश को आज़ादी दिलवानी है, और जब हम आज़ादी दिलवाएंगे तो हमारी डेथ भी होगी, हम शहीद भी होंगे। तो डू और डाई इन योर एफर्ट्स टू फाइट द ब्रिटिश, हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना है, लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से। हम सत्याग्रह अगर लॉन्च करेंगे और हम ट्रुथ प्लस नॉन वायलेंस तरीके से हम हमारे इस मूवमेंट को सक्सेसफुली आगे चलवाएंगे। तो महात्मा गांधी ये स्टेटमेंट देते हैं और बोलते हैं कि हमें नॉन वायलेंस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? तो पार्टिसिपेशन, लोगों का क्या पार्टिसिपेशन रहता है? तो इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन। अब बच्चों की जो है वो मौज हो जाती है। बच्चे, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो बच्चों ने बोल दिया था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, और वो स्कूल्स को छोड़ देते हैं। वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर वो स्कूल को छोड़ देते हैं, और बाद में जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है तो जितने भी यूथ पीपल्स होते हैं वो स्कूल्स को छोड़ देते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आपके मन में ये हुआ होगा कि हमें भी उस समय के अंदर पैदा होना चाहिए था ताकि हमें स्कूल के अंदर ना जाना पड़े। तो पार्टिसिपेशन, इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स, बहुत सारे पीजेंट्स जो है वो उससे अट्रैक्ट होते हैं, एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन, और बहुत सारे यूथ पीपल जो है वो जो जवान लड़के होते हैं वो स्कूल्स के अंदर जाना छोड़ देते हैं। तो पीजेंट्स को अट्रैक्ट करता है और यूथ पीपल स्कूल के अंदर जाना छोड़ देते हैं। कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अट्रैक्टेड ऑल ओवर दी कंट्री। जो स्टेट के प्रॉपर्टी होते हैं, जो ब्रिटिश प्रॉपर्टी होती है या फिर स्टेट अथॉरिटी होती है, उसके अंदर लोग काम करना बंद कर देते हैं। कारखानों के अंदर, न्यूज़पेपर कारखानों के अंदर लोग काम करना बंद कर देते हैं। तो पुलिस स्टेशन के अंदर सभी को बॉयकॉट करते हैं लोग और काम करना बंद कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अट्रैक्टेड ऑल ओवर दी कंट्री। तो पूरी कंट्री के अंदर सभी जो स्टेट अथॉरिटी होती है लोग उन्हें बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन मैनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट, और बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जो लोग होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यूपी के अंदर एक एरिया है जिसके अंदर जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी उससे पहले ही लोगों ने क्या कर दिया, खुद की गवर्नमेंट को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 1942 के अंदर ही। तो यूपी के अंदर एक ऐसी जगह है जिसे 1942 के अंदर ही ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिल गई, और उस एरिया के अंदर बाद में ब्रिटिशर्स फिर से कंट्रोल भी नहीं कर पाए। तो बहुत सारे राजास, बहुत सारे पीपल्स, जो विलेज का हेड होता है, उन्होंने खुद की गवर्नमेंट को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इन मैनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट, लोगों ने अपनी अपनी गवर्नमेंट को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये लोगों का पार्टिसिपेट रहा, उन्होंने स्कूल्स को बॉयकॉट कर दिया, पीजेंट्स ने अब एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लोगों ने स्टेट अथॉरिटी को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया और अपनी अपनी गवर्नमेंट को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या रहा? ब्रिटिशर्स वायलेंट तरीके से, हमने तो नॉन वायलेंसली ये सब कुछ हमने क्या किया, इस तरह से हमने ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसे लॉन्च किया, लेकिन ब्रिटिशर्स का जो रिस्पॉन्स रहा वो वायलेंटली रहा। तो वो कैसे रहा उसे अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो ब्रिटिशर जो थे वो वायलेंसली क्या कर रहे थे, ये जो मूवमेंट चल रहा था इसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत महात्मा गांधी ने भी बोल दिया कि हमें थोड़ा वायलेंट तो होना ही पड़ेगा। वैसे महात्मा गांधी पूरी तरह से वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने बोला कि ये ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा वायलेंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं।
तो बाद में महात्मा गांधी ने बोला कि हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर जब ज़रूरत होगी, जब ये हम इंडियंस को मारने लगेंगे तो हम भी बस थोड़े से वायलेंट हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने भी बाद में बोला कि हमें बिल्कुल थोड़ा सा वायलेंट होना होगा, क्योंकि महात्मा गांधी वायलेंट नहीं होते, लेकिन ब्रिटिशर्स ने लोगों की हत्या करना स्टार्ट कर दिया। तो बाद में महात्मा गांधी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट दे दिया था कि डू और डाई, अब या तो हम करेंगे वरना मरेंगे। तो ये स्टेटमेंट पहले ही महात्मा गांधी ने दे दिया और बाद में बिल्कुल थोड़े से महात्मा गांधी वायलेंट हो गए। तो ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या रहा? बाय द एंड ऑफ 1943 के एंड के अंदर क्या होता है, ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड। 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारी जेल के अंदर भी जगह इतनी कम पड़ गई थी, 90,000 पीपल को जेल के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, और 1,000 लोगों की जान जाती है, क्योंकि पुलिस जो है वो फायर करती है, लोगों को गोलियों से मारने लगते। तब भी महात्मा गांधी बिल्कुल थोड़े से वायलेंट हो गए थे, क्योंकि जो पुलिस थी वो क्या कर रही थी, लोगों के ऊपर फायर कर रही थी। 1,000 लोगों को उन्होंने गोली से मार दिया था। इन मैनी एरियाज ऑर्डर वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स, और कुछ जगह पर तो ये ऑर्डर दे दिया था कि जो प्लेन्स होती है, जो एरोप्लेन्स वगैरह होती है, उनसे आपको लोगों को ऊपर